नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डमरूधर गुप्ता और हम पिछले वीडियो में देख रहे थे भारत के भौतिक विभाग के बारे में। तो हमने पिछले 3 वीडियो में भारत के जो 3 भौतिक विभाग हैं, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में उसका ऑडियो आर्टिकल में उसका अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो हम भारत के चौथा भौतिक विभाग समुद्र तटीय मैदान के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो इसके चलिए शुरू करते हैं कि समुद्र तटीय मैदान क्या है। जो समुद्र तटीय मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार के किनारे वाले भाग को समुद्र तटीय मैदान कहा जाता है। इस मैदान का निर्माण सागरीय लहरों के अपर्दन और जमाव के कारण, मतलब नदियों के अवसादों के जमाव के कारण हुआ है। इस मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिम समुद्र तटीय मैदान और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कहलाते हैं। ये मैदान पश्चिम में अरब सागर व पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में कन्याकुमारी के निकट समुद्र तट के सहारे संकरी पट्टी के रूप में फैले हुए हैं। पश्चिम का मैदान संकरा है लेकिन अधिक नम है और पूर्वी का मैदान चौड़ा है लेकिन थोड़ा शुष्क है। पूर्व मैदान में अधिकांश नदियां डेल्टा पाए जाते हैं, लेकिन पश्चिम की जो मैदान है उसमें केवल नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर ही डेल्टा पाए जाते हैं। तो समुद्र तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला देखते हैं पश्चिम तटीय मैदान क्या है। पश्चिम तटीय मैदान, यह मैदान खंभात की खाड़ी से लगाकर कुमारी अंतरीप तक अरब सागर के तट और पश्चिमी घाटों के बीच लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 65 किलोमीटर है। पश्चिम तटीय मैदान छोटी और तीव्रगामी है, इसलिए पश्चिमी घाट में होने वाली वर्षा व्यर्थ ही सागर में चला जाता है। पश्चिम तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई गुजरात में ही है। तो पश्चिम समुद्र तटीय मैदान को और 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गुजरात का मैदान, कोंकण तट का मैदान, कर्नाटक तटीय मैदान और चौथा है मालाबार तटीय मैदान। तो गुजरात का जो मैदान है, यह मैदान कच्छ और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के तट एवं पश्चिमी गुजरात के तटीय पट्टी के रूप में फैला हुआ है। इसमें गुजरात का भीतरी मैदान और कुछ कच्छ की खंभात की खाड़ी का तटवर्तीय क्षेत्र शामिल है। इस मैदान का ढाल पश्चिम तथा पूर्व की इस मैदान का ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। यह समुद्र तल से अधिक ऊंचा नहीं है। ये साबरमती के मुहाने पर यह केवल 12 मीटर ही ऊंचा है। यहाँ की जो नदी बनास, माही, साबरमती, नर्मदा और तापी नदियां मैदान में बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। देखते हैं दूसरा कोंकण तटीय मैदान। कोंकण तटीय मैदान दमन से गोवा तक 600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पश्चिम घाट से निकलने वाली अनेक नदी इसमें बहती हैं, जैसे उल्हास तथा बैतरणी। यह मैदान बहुत कटा फटा हुआ है, यहाँ वर्षा अधिक होती है। यहाँ काफी उपजाऊ वाला भूभाग है। यहाँ पर आम, नारियल, चावल आदि फसल उत्पादन होते हैं। और तीसरा मैदान है पश्चिम तटीय के अंतर्गत, वो है कोंकण तटीय मैदान। कोंकण तटीय मैदान गोवा से लगाकर मंगलोर तक लगभग 300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। उत्तर भाग में यह सकरा है लेकिन दक्षिण भाग में अधिक चौड़ा है। वर्षा होने तथा सामान्य तापमान होने के कारण यहाँ सुपारी, गरम मसाला, केला, आम, नारियल, चावल आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ के जो तटीय भाग के निकट बालू के टीले पाए जाते हैं। यहाँ 8-10 किलोमीटर पूर्वी भाग उपजाऊ एवं उन्नत कृषि वाला क्षेत्र है। जाहिर सी बात है कि यह मतलब समुद्र तटीय इलाका होने के कारण यह उपजाऊ वाला क्षेत्र है। अब जो देखते हैं पश्चिम तटीय मैदान के अंतर्गत चौथा मैदान, तो मालाबार का तटीय मैदान। यह मैदान मंगलौर से कुमारी अंतरीप तक लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यह काफी चौड़ा है। इसमें लंबे और संकरे
अनूप या कयाल पाए जाते हैं, जो नदियों के मुहाने पर बालू जम जाने के कारण बनते हैं। मतलब जो बालू जमने के कारण एक छोटा सा सांकरा और लंबा कुछ चीज बनता है, जिसे अनूप या कयाल कहते हैं। यहाँ की नदियों में सैकड़ों किलोमीटर तक नौका गमन संभव है। कोची का बंदरगाह ऐसे ही अनूप पर स्थित है। इन जो अनूपों में मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। यहाँ पर तटीय मैदान 80 किलोमीटर तक चौड़ा है। यहाँ पूर्ववर्ती पश्चिमी घाट सबसे ऊंचे हैं। तो ये हुआ मतलब पश्चिम तटीय मैदान। तो चलिए देखते हैं अब पूर्वी तटीय मैदान क्या है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 160 से 480 किलोमीटर तक है। यह गंगा के मुहाने से कुमारी अंतरिक्ष तक अरब सागर और पूर्वी घाट के बीच फैला हुआ है। भू आकृति के आधार पर इस मैदान को दो भागों में बांटा गया है, निचला भाग और ऊपरी भाग, जो अधिकांश नदियों के ऊपरी मार्ग में है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार अधिक होने एवं कृषि की दृष्टि से अधिक उपयुक्त होने के कारण पश्चिम तट की तुलना में यहाँ अधिक जनसंख्या मिलती है। तमिलनाडु के इस मैदान को दक्षिणी भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। तो यह टॉपिक मतलब ये जो शब्द है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तमिलनाडु के मैदान को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। इस संपूर्ण तट को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। ठीक है। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार या गोलकुंडा और दक्षिणी भाग को कर्नाटक या कोरोमंडल तट कहते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार अधिक होने के कारण यह कृषि अधिक उपयुक्त रूप में होती है। पूर्वी तटीय मैदान को भी 3 उप विभागों में बांटा गया है। उत्कल तटीय मैदान, आंध्र या काकीनाडा तटीय मैदान, तमिलनाडु या कोरोमंडल तटीय मैदान। तो पहले देखते हैं उत्कल का तटीय मैदान। इसे उत्तरी सरकार या गोलकुंडा का उत्तर तटीय मैदान भी कहा जाता है। यह मैदान मुख्य रूप से ओडिशा के तट के सहारे लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। महानदी के डेल्टा में यह अधिक चौड़ा है, जहां बालू के अनेक टीले पाए जाते हैं। यह मैदान की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यह चावल तथा जूट बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। अब देखते हैं दूसरा जो देखते हैं काकीनाडा तटीय मैदान। यह मैदान आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में पुलिकट झील तक फैला है। इसमें गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टा स्थित हैं। इन दोनों नदियों ने पूर्वी घाट को लगभग 400 किलोमीटर की चौड़ाई में काट कर समतल बना दिया है। अतः विशाखापट्टनम जिले के तटीय मैदान 80 से 100 किलोमीटर तक ही चौड़े हैं। अब दूसरा देखते हैं काकीनाडा तटीय मैदान। यह मैदान आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में पुलिकट झील तक फैला है। इसमें गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा स्थित हैं। इन दोनों नदियों में पूर्वी घाट को लगभग 400 किलोमीटर की चौड़ाई में काटकर समतल मैदान बना दिया गया है। अतः देखा जाए तो विशाखापट्टनम जिले में तटीय मैदान 80 से 100 किलोमीटर ही चौड़े हैं। वहीं कृष्णा एवं दोनों गोदावरी जिलों में यह भीतर की ओर 300 किलोमीटर से अधिक चौड़े हैं। यह समतल और उपजाऊ होने के कारण यहाँ सिंचित भूभाग है। अतः इस भूभाग पर नारियल, केला, गन्ना, जूट, तंबाकू, कपास, तिलहन, दलहन आदि फसल पैदा किए जाते हैं। तो इस तट पर विशाखापट्टनम, काकीनाडा एवं मुसलीपट्टनम मुख्य बंदरगाह है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो काकीनाडा तटीय मैदान में जो 2 मुख्य बंदरगाह हैं, काकीनाडा और मुसलीपट्टनम। अब तीसरा देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान का जो भाग, तमिलनाडु या कोरोमंडल तट का मैदान। यह मैदान पुलिकट झील से लगाकर कुमारी अंतरिक्ष तक 700 किलोमीटर की लंबाई में फैला है और 100 किलोमीटर चौड़ा है। संपूर्ण तटीय भाग में कावेरी, पेन्नार, पालार, बैगई आदि नदियां ऊंचे घाट यहाँ मतलब बहते हैं। ठीक है। यहाँ कुछ मतलब पर्वत श्रृंखला भी हैं, जैसे नीलगिरी आदि वन पाए जाते हैं यहाँ। इसी कारण मतलब यह संपूर्ण मैदानी भाग विशेष उपजाऊ है।
तंजौर और कावेरी की निचली घाटी को कृषि उद्यानों की भांति सुविकसित किया गया। यहाँ पर फसल धान, केला, गन्ना, नारियल, तिलहन, फल, सब्जी आदि पैदा होते हैं। मतलब ये पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान बहुत उपजाऊ है, क्योंकि यह मतलब सागरों के जो अवसादी मिट्टी किनारे वाले भाग में जमा होने तथा जो प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां बहती हैं वह जो दोनों किनारे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान में जो नदियां बह कर जाती हैं और सारे अवसाद को उस मैदानी भाग में जमा करते जाते हैं, जिससे वह मैदान बहुत उपजाऊ भूभाग वाला क्षेत्र है। जैसे कि उत्तर भारत के मैदान की तरह ही यह भाग बहुत अवसादी वाला क्षेत्र है। तो यह इस मैदान का जो आर्थिक महत्व देख लेते हैं। इस मैदान का जो आर्थिक महत्व है, पूर्वी तथा पश्चिम तट पर उपजाऊ और चौड़े मैदान में चावल, गन्ना, नारियल की खेती व्यापक रूप में होती है। तटों पर नारियल, काजू, सुपारी एवं रबर, गरम मसाले, लेमन घास आदि फसल उत्पादन होते हैं। यहाँ पर जो नारियल की जटा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने के काम आता है, जैसे रस्से, पावदान, पंखे, चटाइयाँ आदि। इन तट पर कुटीर उद्योग भी बहुत विकसित हुए हैं। कृषि के साथ साथ यहाँ कुटीर उद्योग भी अधिक विकसित हुए हैं। तट के घाट की ओर ढाल पर कहवा, चाय, गरम मसाले आदि चीज यहाँ उत्पादन होते हैं। मालाबार तट तथा पूर्वी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में मछलियां पकड़ी जाती हैं। मछलियों के लीवर से तेल प्राप्त होता है। मछलियों के नमक में सुखाकर डिब्बों में बंद करके यहाँ मतलब मछली उत्पादन भी किया जाता है। इन्हीं तटों पर भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह भी आ जाते हैं, जैसे कांडला, मुंबई हवा सेवा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मार्मागांव, नया मंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया, एन्नौर, पोर्ट ब्लेयर। तो पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में ये 13 जो मुख्य बंदरगाह इसके अंतर्गत आते हैं, जो देश तथा विदेशी व्यापार के लिए उपयुक्त साधन है। पश्चिम तट पर केरल में मोनोजाइट नामक बहुमूल्य खनिज मिलता है तथा दोनों तट के सहारे सहारे पेट्रोलियम प्राप्त होने की अपार संभावना है। गोदावरी की कावेरी डेल्टा में खनिज तेल पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। दोनों तटों में मछली उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। यहाँ दोनों तटों के साथ पिछली शताब्दियों में यहाँ जो मतलब अंग्रेजों के शासन के समय यहाँ पर अरब, पुर्तगाली, डच व्यापारियों ने अपनी मतलब यहाँ से भारत को प्रवेश किए थे और व्यापार शुरू किए थे। पूर्वी तट पर मंदिरों और उद्यानों का जमघाट सा हो गया है। यहाँ मदुरै, थंजावुर, कांजीपुरम, रामेश्वरम, धनुषकोटी आदि के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय संस्कृति के चिन्ह भी मिलते हैं। यहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले सकते हैं, जैसे पंजिम, वास्को, मझगांव, जुड़ू, चेन्नई, गोपालपुर आदि सामुद्रिक तट पर असंख्य मतलब दर्शक सैलानी हर वर्ष आते हैं। तो जो समुद्र तटीय मैदान है वह भी भारत का एक भौतिक विभाग था, जिसके बारे में हमने पढ़ा। यह जो यह उपजाऊ की दृष्टि से यह मतलब उत्तर भारत के मैदान से कम नहीं है। हालांकि इसकी जो क्षेत्रफल है वह उत्तर भारत के मैदान से कम है, लेकिन इसका जो उपजाऊ है वह बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की अवसादी मिट्टी के जमाव के कारण हुआ है। पहला जो समुद्र की अवसादी मिट्टी और नदियों के अवसादी मिट्टी के जो जमने से जिस मैदान का निर्माण हुआ उसी भाग में वहाँ कृषि की बहुत अधिक कृषि में विकास हुआ है। यह बहुत उपजाऊ तथा मतलब कृषि दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। तो ये हमने पढ़ा भारत के भौतिक विभाग के बारे में। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और ये समुद्र तटीय मैदान। तो इसको भौतिक विभाग में 4 भागों में बांटा गया था, जिसको हमने एक एक वीडियो में एक एक करके समझने का प्रयास किया। उम्मीद है ये वाला टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये वाला भाग थोड़ा टफ है, लेकिन ये थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी है। इसमें अधिक मतलब उत्तर भारत के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के मैदान की तरह इसमें अधिक से डील नहीं हो पाया, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है था जो इसको हमने आज कंप्लीट किया।
तो फिर अगले वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक के बारे में फिर पढ़ेंगे।